Hello students and welcome back once again in another session of microeconomics। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। देखो, इसमें सबसे पहले हमें ये 3 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इन तीनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग है। हम नॉर्मल भाषा में तो इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही तरीके से कर देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। तो डिजायर, जिसका मतलब इच्छा होता है, उसका मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उसे खरीदने के लिए जब धन ना हो, मनी ना हो, तो हम उसे डिजायर ही बोलते हैं। डिजायर से ज्यादा बढ़कर इकोनॉमिक्स में वो चीज और कुछ भी नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वांट, जिसे हम आवश्यकता बोलते हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो हम किस चीज को वांट बोलेंगे? जब हमारे पास किसी वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन है, परंतु हम उसे खर्च नहीं करना चाहते, आप उसे खर्च नहीं करना चाहते, तो वो आपकी सिर्फ आवश्यकता रहेगी, वो वांट ही रहेगी, वो डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। तो दोबारा से ध्यान से सुनिए, जब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो वह चीज आपकी इच्छा मात्र है। जब आपके पास पर्याप्त धन है लेकिन आप अपने उस धन को खर्च नहीं करना चाहते हो, तो वह आपकी आवश्यकता है। मांग आपकी तब बनती है जब आपके पास धन भी हो, आप उस वस्तु को प्रचलित कीमतों पर खरीदना चाहते भी हों, खरीदने के इच्छुक भी हों, मतलब पैसा खर्च कर आप उसे खरीद भी सकते हो, तब उस चीज को डिमांड बोला जाता है। तो इसलिए मांग क्या है? मांग किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन और धन को खर्च करने की तत्परता है। डिमांड मीन्स अ डिजायर टू पोजेस ए गुड सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। ठीक है, डिजायर भी आ गया, विलिंगनेस भी आ गई और एबिलिटी टू पे फॉर इट भी आ गया। इसका मतलब जो तीनों चीजें ऊपर अलग अलग थी, जब वो तीनों मिल जाएं तो हम कह देते हैं कि इकोनॉमिक्स के केस में कि डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो, अब हमारे पास इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग और मांगी गई मात्रा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? देखो, एक मैंने छोटा सा यहाँ पर एक टेबल सा बनाया है, जिसमें मैंने आपको प्राइस लिखे हुए हैं और क्वांटिटीज लिखी हुई हैं कि अगर कीमत 1 रुपए है तो कोई इंडिविजुअल 4 यूनिट्स खरीदना चाहता है, अगर कीमत 2 रुपए हो गई तो वो 3 यूनिट्स खरीदना चाहता है, अगर 3 है तो उस पर वो 2 कमोडिटीज 2 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है, अगर 4 रुपए कीमत है तो वो 1 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है। तो देखो, डिमांड का मतलब क्या होगा? डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट दी कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब इसमें हर कीमत पर हम अलग अलग बता रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या खरीद सकता है और किस पर्टिकुलर प्राइस पर खरीद सकता है। जबकि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड इज अ पर्टिकुलर अमाउंट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। मतलब जब तो मैं पूरे के पूरे इस स्केड्यूल की बात करूंगी तो वो डिमांड का पैटर्न बताएगा, लेकिन जब इस स्केड्यूल में से मैं किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करूंगी कि वो 2 रुपए की कीमत पर 3 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार हैं या 3 रुपए की कीमत पर 2 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार हैं, तो हम उसे क्वांटिटी डिमांडेड
बोलेंगे। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड का ही एक पार्ट बन जाता है। तो इसलिए मांग का अभिप्राय एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली उस संपूर्ण मांग अनुसूची से है। इसीलिए मैंने ऊपर डिमांड स्केड्यूल साथ में लिखा था। तो संपूर्ण मांग अनुसूची से इसका अभिप्राय है जो कोई उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, जबकि मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाती है। तो एक पर्टिकुलर विशेष मात्रा बन गई। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है मांग अनुसूची से, क्योंकि आपके पास पीछे मांग अनुसूची वर्ड आया था। तो मांग अनुसूची क्या होता है? देखो, हमने सैम्यूल्सन के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन ली है। सैम्यूल्सन के अनुसार वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया है वह मांग अनुसूची कहलाती है। अगर आपने पिछली जो मैंने टेबल बनाया था उसमें उसको ध्यान से देखा हो तो उसमें प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया गया था। तो देखो, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू सैम्यूल्सन। तो मांग अनुसूची एक तरीके से प्राइस और क्वांटिटी यानी कि कीमत और मांगी गई मात्रा का संबंध बताने वाला एक टेबल होता है। अब देखो, जो ये मांग अनुसूची होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, जिसके व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहा जाता है, और एक होती है मार्केट डिमांड स्केड्यूल, जिसे बाजार मांग अनुसूची कहा जाता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें जिसमें नाम व्यक्तिगत आया है, तो देखो वह तालिका जो एक व्यक्ति द्वारा, रिमेंबर एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं के संबंध को प्रकट करती हो। मतलब बाकी सारा मीनिंग सेम वही है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में ऐड कर दिया। तो उस डिमांड स्केड्यूल को हम कौन सा डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे। इट रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब समय भी सही होना चाहिए, एक पर्टिकुलर गिवन प्राइस भी होना चाहिए, और रेडीनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी भी होनी चाहिए। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। देखो, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं। देखो, बनाने वाला चाहे एक हो, लेकिन वस्तु खरीदने वाले बायर्स तो बहुत सारे होते हैं ना। तो इसलिए बाजार मांग अनुसूची किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें बाजार में सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब इसमें सभी उपभोक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में सिर्फ एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। तो इसलिए देखो, मैं उसी की जो इंग्लिश में मैंने यहाँ मीनिंग बताया था थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। अगर हमने मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनाना है तो देखो क्या बन जाएगा। इट रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर willing to buy at various levels of price during a given period of time। मतलब जब हमने मार्केट डिमांड स्केड्यूल वाला मीनिंग बनाना है तो यहाँ पर ऑल आ जाएगा, और यहाँ पर कंज्यूमर्स, और यहाँ पर आर। तो इतना सा हल्का सा चेंज करना है, वो आपका मार्केट डिमांड स्केड्यूल वाला मीनिंग बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, जिसको ये समझ में आ गया कि भाई इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, उसके लिए अगला टॉपिक बहुत ही आसान है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान है। वो क्या है? मांग वक्र, डिमांड कर्व।
पहली लाइन ही अपने आप क्लियर कर रही है सारा कुछ कि इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड स्केड्यूल। अगर हमारा डिमांड कर्व डिमांड स्केड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो इट्स ऑब्वियस कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल मांग अनुसूची की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी और मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड स्केड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड स्केड्यूल, मतलब जो मांग वक्र होता है वो मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। इसका मतलब जो हमने अभी ये इस तरीके से पी एंड क्यू वाला रिलेशनशिप पीछे देखा था, जब हम उसे डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे कर्व बोल देंगे, डिमांड कर्व बोल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि दो टाइप्स जो हैं वो डिमांड कर्व की वो क्या हैं। एक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखो इसका क्या बनेगा, अगर मैं इसका मीनिंग लिखना चाहूं तो इसका मीनिंग मैं यहीं से बताऊंगी आपको क्या है। इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल, बस डिमांड के आगे यहां वर्ड इंडिविजुअल लग जाएगा, बाकी सेम है। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यह व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। कौन सा, इंडिविजुअल वाला। अगर मुझे मार्केट डिमांड कर्व की मीनिंग लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगी कि इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। यह बाजार मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। अब देखो, अब आपको जो मैंने यहां पर डायग्राम्स ड्रॉ की हैं, टेबल बनाया है, अब देखो ये टेबल्स जो हैं वो हैं अनुसूची और जो ये डायग्राम्स हैं ये हैं वक्र। इसका मतलब ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और जो यहां ये बनाया गया है वो है मार्केट डिमांड कर्व। अब ध्यान से समझना, देखो मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी ली थी। इसी एग्जाम्पल को हमने कुछ नहीं करना, हमने बस ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो मैं वाई एक्सिस पर प्राइस लूंगी, एक्स एक्सिस पर मैं क्वांटिटी लूंगी। जब 1 रुपया कीमत थी तो 4 यूनिट्स खरीदे जा रहे थे, तो ये रहा 1 प्राइस और ये रहा 4 यूनिट्स, ये रहा 2 प्राइस और ये रहा 3 यूनिट्स, ये रहा 3 प्राइस और ये रहे 2 यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरीके से जब प्राइस 4 हो गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1 हो गई। तो जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये लाइन जो हमारी बनेगी, इसको हम डीडी कर्व यानी कि डिमांड कर्व बोलेंगे। और क्योंकि ये सिर्फ एक की ही डिमांड का ब्यौरा हमें दे रहा है तो इसलिए हम इसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट डिमांड कर्व को समझना हो तो देखो ये क्या है। मार्केट डिमांड कर्व के मीनिंग में, मार्केट डिमांड शेड्यूल के मीनिंग में हमने क्या बोला था कि ये ऑल कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका मतलब जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो ये भी ऑल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए। तो हमने इसे समझने के लिए ये माना है कि मान लो एक इकोनॉमी में 2 ही कंज्यूमर्स हैं, तो एक इतनी डिमांड कर रहा है इस प्राइस पर, दूसरा इन पर्टिकुलर प्राइसेस पर इतनी इतनी डिमांड कर रहा है। अब ये लाइन बहुत ही ध्यान से समझना कि क्या है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का समस्तर जोड़ है, हॉरिजॉन्टल समेशन है। हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, वर्टिकल होता है ऐसे, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, लेकिन हमने यहां पर कौन सा जोड़ करना है, हॉरिजॉन्टल। तो देखो 4 + 5, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ करना है। तो 4 + 5 मार्केट डिमांड कितनी बनी, 9। 3 + 4 मार्केट डिमांड कितनी बनी, 7। 2 + 3 मार्केट डिमांड कितनी बनी, 5। 1 + 2 मार्केट डिमांड कितनी बनी, 3। तो जब हम अब इसको और इनको, इन दोनों को कंसीडर कर मैंने डायग्राम बनानी है और सेम वही पॉइंट्स हैं कि मैंने वाई एक्सिस पर तो लेना है प्राइस को और मैंने एक्स एक्सिस पर लेना है क्वांटिटी को। ठीक है, वाई एक्सिस पर
प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है, तो प्राइस तो मेरा 1 2 3 4 ही है और क्वांटिटीज यहाँ पर मेरी मैक्सिमम 9 तक है, तो मैंने 9 तक रेंज बना ली। और देखो ये कॉम्बिनेशन बन गए, 1 पर 9, 2 पर 7, 3 पर 5 और 4 पर 3। तो जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगी तो ये जो मेरा डीडी कर्व बनेगा वो मेरा कौन सा कर्व बनेगा, वो मेरा मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। तो आई होप कि जितना मैंने आज आपको डिमांड के बारे में बताया, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। और आगे का भी हम ये चैप्टर करेंगे तो बहुत 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 ही आसान है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगेगा। हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं हमें वही रूल्स वही लॉज यहाँ पर देखने को सब मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दीजिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।